बहुत शुक्रिया ओंकार जी आपका। और इस बौद्धिक सम्मेलन में जौनपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बहुत सम्मानित आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है। जय भीम, जय मंडल, जय लड़का जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि इस तरह की बैठकें हो रही हैं, क्योंकि संसद के गलियारों से लेकर लाल किले की प्राचीर तक जब झूठ बुलंदी से बोला जाए, जब जनता की मेहनत कमाई की पूंजी को लूट लिया जाए, तो उस झूठ और लूट के खिलाफ जितने भी लोग जिंदा हैं उन्हें लड़ना होता है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम और आप उस कतार में शामिल हैं जो जिंदा होकर लड़ने की बात कर रहे हैं। और पूर्वांचल का ये इलाका, जिसके मिजाज में ही, जिसकी मिट्टी में ही बगावत है, जिसकी तासीर ही ऐसी है कि वो झूठ को बर्दाश्त बहुत दिन तक नहीं कर पाता है, सच का साथ दे करके अपनी आवाज को बुलंद करता है। और जब इम्तिहान की घड़ी हो, जब फैसले की घड़ी हो कि चंद दिनों बाद अब इस देश के मुस्तकबिल का फैसला लिया जाना है कि चंद रोज बाद ये मुल्क, इसमें जमहूरियत बचेगी कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, यहां का संविधान बचेगा कि नहीं, ये मुल्क अपने आईन से यानी अपने संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का फैसला लेना हो, तो यह इतना बड़ा इम्तिहान है जिसमें पक्ष चुनना पड़ता है। और यह ऐसा इम्तिहान है जिसमें अगर आप पक्ष नहीं चुनते हैं, खामोश रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, तो असल में आप सत्ता की मदद कर रहे होते हैं। और इसलिए हर एक प्रबुद्ध नागरिक का, हर एक जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि जिस संविधान का लाभ हमने लिया है, जिस लोकतंत्र का फायदा हमने उठाया है, जब वही संविधान और लोकतंत्र खतरे में हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस फायदे का कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा जोखिम हमें भी लेना हो, थोड़ी लकीर खींचकर हमें भी खड़ा होना हो सामने, तो हम खड़े हों। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के सामने हूं जिन लोगों ने ये जोखिम उठाया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस तरह की फैसले की घड़ी में हमने लकीर खींचकर यह तय किया है कि संविधान के बदलने वालों के खिलाफ हम संविधान बचाने वालों की जमात में शामिल हैं। और यह लड़ाई केवल और केवल संविधान की बन गई है, बाकी सारे मुद्दे उससे जुड़ गए हैं। संविधान रहेगा तभी महंगाई के खिलाफ बोल सकते हैं, संविधान रहेगा तभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का वादे का क्या हुआ। संविधान रहेगा तभी हम ये पूछ पाएंगे कि काला धन कहां है और कहां उसको लेने वाले लोग हैं। संविधान बचेगा तभी हम पूछ पाएंगे कि नौजवानों का रोजगार कहां है, शिक्षा कहां है। संविधान बचेगा तभी खेत खलिहान बचेंगे, संविधान बचेगा तभी हम सब का भविष्य बचेगा। इसलिए बाकी सारी लड़ाई इस चुनाव में संविधान से जुड़ गई है। संविधान रहेगा तभी आरक्षण बचेगा, संविधान रहेगा तभी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, लोहिया के सपनों का भारत बनेगा। तमाम लोगों ने कुर्बानी जो दी
उनकी कुर्बानियों से जो सपना देखा गया था कि एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें सब मोहब्बत और प्यार से रहेंगे, बराबरी से रहेंगे, वैसा मोहब्बत और प्यार वाला भारत तब बन पाएगा जब भारत का संविधान बचेगा। इसलिए मैं केवल एक गुजारिश करने आया हूं प्रबुद्ध लोगों के सामने। इस बात को और समझाने की जरूरत नहीं है कि संविधान ने हमें क्या दिया और संविधान बचाने की लड़ाई हमें क्यों लड़नी है। आप सब सम्मानित लोग हैं। मैं बैठक में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरी नौकरी छीनी गई, बोलने की सज़ा दी गई, सच बोलने की सज़ा दी गई, क्योंकि बोलने से उन्हें कोई परहेज नहीं, बस उन्हीं की शर्त यह है कि जिल्ले इलाही की हाँ में हाँ मिलाकर बोलिए, जैसा वो चाहते हैं वैसा बोलिए। हमने नहीं कबूल किया। हमने कहा कि नहीं, अपनी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे और अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे। तो हमारी कोई और गलती नहीं, दिल में था जो वही जबान पे है और कोई खास बात नहीं हम में। इतना ही खास बात है कि हमारे दिल में जो है, हमने इसी पूर्वांचल की मिट्टी से शिक्षा ली। हमें बनाया तो शिक्षा ने बनाया, कलम और किताब ने बनाया। और कलम और किताब न होता, यहीं बगल का हम लोगों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होता, दिल्ली विश्वविद्यालय न होता और ये सरकारी न होते कि चंद 100 रुपये फीस। आप सब जानते हैं, बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मेरे पिताजी अक्सर किस्सा सुनाया करते थे कि तुम्हें पता नहीं कि प्राइमरी स्कूल में 4 आना 8 आना तब चला करता था। 1 रुपया उतने की फीस में जिन्होंने पढ़ाई कर ली, वो आज एक दौर में कितने लोगों ने पीढ़ियां बदल दी थी। और हम तो वो लोग, किसान, कामगार, मेहनतकश, सामान्य गरीब पृष्ठभूमि से आए लोग। तो हमें बनाया तो शिक्षा ने बनाया, विश्वविद्यालयों और स्कूलों ने बनाया। और जब उन्होंने हमें बनाया तो गुलामी तो सिखाई नहीं। और जब हम अपनी बात बोलने लगे, और क्या बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, सामाजिक न्याय, संविधान की बात, समाजवाद की बात, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, नौकरी से निकाल दिया। तो हमने भी ये सोचा, उन्हें लगता था कि डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। फिर हमें याद आया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और बोलना हमारी जिम्मेदारी है। भगत सिंह जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे तो मुल्क आजाद नहीं था। वो चाहते, और वो आखिरी खत में लिखते हैं कि जिंदा तो मैं भी रहना चाहता हूं मगर गुलाम भारत में नहीं। मैं शहीद इसलिए होना चाहता हूं, मैं शहीद इसलिए होना चाहता हूं कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा और आने वाले वक्त में माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जिनका नाम हम जानते हैं, बहुत सारे लोग तो गुमनाम चले गए, फांसी के तख्ते को चूम लिया, गोली मार दिए गए, क्योंकि विदेशी जालिमों ने मुल्क को गुलाम बनाया था। इसलिए तो ये कुर्बानियां नहीं दी गई होंगी कि 2024 के भारत में जब मुल्क का निजाम वोट मांगने जाएगा तो उसे मछली याद आएगी, मटन याद आएगा, मंगलसूत्र याद आएगा और मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का काम करेगा। मुझे लगता है कि अमृत काल के भारत को ऐसा नहीं बनना था जिस दिशा में ये लोग ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए इस मुल्क का तासीर ही मोहब्बत की है, मिलजुल करके रहने की है। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जातियों के नाम पर बंटवारा था, लड़ाइयां हुई, लेकिन मुल्क का संविधान कहता है कि किसी से इसलिए नहीं लड़ना है कि कल तुमने हमें दबाया था, अब हम तुम्हें दबाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा आइकॉन इस देश में कौन होगा? हजारों साल तक जिनकी जातियों को अछूत बना के रखा, पढ़ने गए स्कूल से निकाल दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? हम आप नीचे जाएं, कोई उल्टा हमें कोई एक शब्द बोल दे, दिन भर चैन से नहीं बैठेंगे कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगाया है इसने, इसका बदला कैसे ले, इसने हमारा अपमान कर दिया। कल्पना करके देखिए, हजारों साल जिन लोगों का अपमान हुआ जाति के नाम पर, उनको जब मौका मिला हाथ में कलम पकड़ने का, तो उस पूरे भारत के संविधान में एक लफ्ज भी बदला लेने का नहीं है। उन्होंने केवल लिखा बराबरी, बराबरी, समानता। अब जाति के नाम पर कोई बड़ा नहीं होगा और कोई छोटा नहीं होगा।
यही तो भारत का संविधान कहता है। आज कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं नहीं बराबर कैसे हो गए, जो कल तक पैर पे थे वो सर पे कैसे आ गए। नहीं साहब, कोई सर और पैर नहीं होगा, हम सब बराबर होंगे, मोहब्बत प्यार से रहेंगे। इसलिए संविधान बचाना है। इस बात को प्रबुद्ध वर्ग ही जनता तक ले जा सकता है। अभी तो चूंकि हम दूसरे मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस कहना जो चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपसे हिम्मत लेकर आगे बढ़ूंगा। हम सब एक दूसरे से असल में हिम्मत लेते हैं, हम यहाँ कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब इरादे कमज़ोर पड़ रहे होते हैं तो कोई भी आ जाए, हिम्मत दे जाए, तो हमें लगता है कि फिर से जोश और जुनून इकट्ठा हो जाता है कि लड़ाई हमें आगे बढ़ानी है। तो हम और आप अभी यही कर रहे हैं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा। और इसलिए मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं कि संविधान खतरे में है, ये बात शायद इस हॉल के बाहर जो रिक्शा चला रहा है ना, शायद वो उस तरह नहीं समझ पा रहा होगा। जो ठेले पे सब्जी बेच रहा है, जो भूजे की दुकान लगाया हुआ है, जो वहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई महिला किसी घर में चौके बर्तन कर रही है, वो सारे लोग दिन भर इसलिए मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं कि रात में उनके घर चूल्हा जले और 2 रोटी पेट में आए। उनको शायद ये बात नहीं पता होगी कि मुल्क का संविधान उनको क्या क्या देता है, और अगर संविधान नहीं रहेगा तो उनका क्या छिन जाएगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनके हिस्से की भी लड़ाई हमें लड़नी है, क्योंकि हमें उनका हिस्सा काट करके पढ़ने और यहां बैठने का मौका मिला है। ये मौका तो सबको नहीं मिल पाया ना। स्कूल हम गए, टीचर हम बन के यहां बैठे हैं, कोई प्राइमरी का टीचर बैठा है, कोई मिडिल स्कूल का बैठा है, कोई डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बैठा है, कोई अधिवक्ता संघ का आया हुआ है। हम सब सम्मानित लोग हैं। हम सब जानते हैं कि पढ़ने और यहां तक पहुंचने की हमारे और उनमें अंतर केवल परिस्थितियों का है साहब। मैं भी अगर किसी और ऐसे गरीब घर में पैदा हो गया होता कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजने की भी क्षमता घर में नहीं होती, तो मैं हो सकता है आजमगढ़ में कई दुकान खोल करके चाय बेच रहा होता। इसलिए मेरा कोई अलग से हुनर और महान काम कर दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है साहब। परिस्थितियां थीं। एक परिस्थिति ऐसी रह गई कि मेरे ही घर के कुछ लोग जो मुझसे बड़े थे वो नहीं जा पाए, क्योंकि तब उतना भी पैसा नहीं था। थोड़ा हिम्मत आई तो हो गया। वैसे वो सड़क पर जो रिक्शा चला रहा है उसमें और हम में केवल परिस्थितियों का फर्क है, लेकिन कई बार हम उन्हीं से कट जाते हैं। मैं ही प्रोफेसर बन गया, अच्छा मेरा कपड़ा सफेद है, साफ सुथरा है, तो गंदे कपड़े वाले के बगल में बैठने में लगता है नहीं ये हमारे मिजाज का नहीं है, हम उससे अपने ऊपर वाले के पास जाएंगे। तो आज जब संविधान खतरे में है साहब, तो उसको कैसे हम कहेंगे कि वो किसको वोट दे रहा है, इसकी गलती उसको कैसे है? हमने क्या उसको इतना जागरूक बनाया क्या? जब हमने बनाया नहीं तो साहब गलती तो हमारी है। तो हम केवल इसलिए, ये बात प्रबुद्ध वर्ग में ही तो हो सकती है कि आखिर हमने कहीं चूक की। अगले 48 घंटे बचे हैं जिसका फैसला तो लेना ही लेना है। यहां से जब हम निकलेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग के आयोजक और आप लोग जो अपना कीमती समय यहां निकाल के आए, तो हो सकता है अगले 48 घंटे के लिए कोई हम रणनीति बना लें कि तुरंत जो सबसे बड़ा इम्तिहान है इसको पास कर सके, चुनाव जीत सके। सीधी सीधी बात है। लेकिन चुनाव के बाद इस समाज में कैसे बदलाव आएगा, वो लड़ाई तो बहुत लंबी है ना। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम बचे रहें, इसलिए इस चुनाव को जीतना हमें जरूरी है, क्योंकि वो जीत गए तो फिर लड़ने लायक ही हम नहीं बचेंगे। फिर न कोई चुनाव होगा। और इस बात को अब कोई लाग लपेट नहीं है, आज ही अखबार में छपा है। हम एक एक वोट की कीमत जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जब सबको बराबर किया तो पहले अंबानी अडानी टाइप के लोग ही वोट डालते थे और उनके वोट की कीमत लाखों होती थी। गरीब आदमी का कोई वोट नहीं होता था, महिलाओं का कोई वोट नहीं होता था, दलितों पिछड़ों का कोई वोट नहीं होता था। जिसके पास जमीन है, जिसके पास पैसा है, जो राजा है, वो सब वोट डालते थे। भारत के संविधान ने कहा गरीब हो या अमीर, गांव का हो या शहर का हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, किस जाति का हो, किस धर्म का हो, सबका वोट एक होगा और सबके वोट की कीमत भी एक ही होगी। राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। संविधान की लाइन तो यही है ना। तो संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है आपके वोट की ताकत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि रोटी पलटी न जाए तो जल जाती है। रोटी 5 साल हो गया नहीं पलटी, 5 साल और हो गया। अगर अब की नहीं पलटी तो आने वाले हमारे अगली पीढ़ी के बच्चों के लिए ये रोटी खाने लायक भी नहीं बचेगी, बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जब संविधान ने वोट का अधिकार दिया
तो लूट कैसे लिया जा रहा है? केवल पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लूट रहे हैं ये दिल्ली में बैठे हुए देश के सबसे बड़े लुटेरे। उन्होंने पहले सपनों को लूटा ना। उन्होंने सपना दिखाया था बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट गांव बनेंगे, 100 स्मार्ट गांव, 100 स्मार्ट शहर, और उसके बाद फिर काला धन वापस आएगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर सर के ऊपर छत हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास। क्या क्या नहीं सपने बेचे। और जब सपने दिखाए कुछ और जब सरकार में आ गए तो पूरा कुछ और कर रहे। आज पूछो रोजगार तो कहेंगे कश्मीर, आज पूछो शिक्षा का क्या हाल है तो कहेंगे 3 तलाक। आजकल तो इतना बदहवासी छाई है, अरे फलाने को वोट मत देना, वरना कल तक कहते थे देश खतरे में, अब कहते हैं भैंस खतरे में है। आपकी 2 भैंस होगी तो एक भैंस खोल ले जाएंगे वो लोग। अगर सपा कांग्रेस वाले आ गए, इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। सुन रहे हैं आप प्रधानमंत्री की भाषा सुन रहे हैं? इसका जवाब तो प्रबुद्ध वर्ग ही तो देगा कि प्रधानमंत्री का काम होता है राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ो। अपने काम पर वोट मांगो, जितना आप वोट आपको मांगे। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, मंदिर में ताला लगा देंगे। मंदिर आपका बनवाया हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और आप कह रहे हैं कि मंदिर में ताला लगा देंगे ये लोग आ गए तो? ये इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। कल को हो सकता है कहने लगे कि आपका जो है घर में सोए रहेंगे, फ्रिज में जो दूध होगा उसमें आके नींबू डाल जाएंगे। यही सब तो बचा है कहने को। आपको आएंगे मच्छरदानी में 4 मच्छर छोड़ के चले जाएंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं ये। डरा रहे हैं वो, क्योंकि खुद डर गए हैं वो कि कुर्सी हिल रही है। वो डर गए हैं और जनता का मिजाज है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव को चुनाव बनाया है इस देश की जनता ने। नेता पीछे खड़े हो गए थे, जनता ने बनाया, और जनता ने ही नेताओं को, विपक्षी दल के गठबंधन को ये हिम्मत दे दी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कायदे से संभाल लिए पूर्वांचल वाले लोगों, ये 25-28 सीटें हैं ना पूर्वांचल में, माहौल अगर अभी भी ये चंद हफ्ते का है, कायदे से संभाल लीजिए तो 90% सीटें यहां आपके झोली में जाने वाली हैं। हम 90 कह रहे हैं, आप 100 करके दिखा दीजिएगा। सवाल बोलने का नहीं है, 4 जून को देखने का है कि उस स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आता है। ये तो काम है। क्यूटो, हाँ, लेकिन ये हो गई आत्मविश्वास के बात। और आत्मालोचना कैसे होगी? आज ही अखबार में छपी एक खबर, और अभी कोई जिक्र भी कर रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए। कैसे लड़ेंगे हम? और कहना मैं यही चाह रहा था, जनता तो तैयार है इनको हटाने के लिए, और ये बेईमानी पे उतर गए हैं। पहले चरण में बोल रहे थे अब की बार 400 पार, और उन्हीं के सांसद बोल रहे थे कि 400 इसलिए क्योंकि देश का संविधान बदलना है। लोगों को लगता था कि संविधान इस देश के लोगों को समझ में नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थोड़ा एक मौका मिला ये बात कहने का, करने का। जैसे नौकरी गई तो उन्होंने पूछा आप क्या करोगे? मैंने कहा कि क्या सोचे कि नौकरी चली जाएगी? मैंने कहा काम ही ऐसा मैं कर रहा था कि या तो मैं गुलाम होके रहता, और या इस बात के लिए मन से तैयार था कि गुलाम होके नौकरी नहीं करूंगा। विचारधारा का काम है, बिना नौकरी के भी जी लूंगा, लेकिन विचार से समझौता नहीं करूंगा। और विचारधारा से समझौता नहीं किया। बहुत लोग अपनी रीढ़ बेच करके गिरवी कर दिया, गुलाम हो गए और नौकरी ले लिए। मैं उस पूरे गलियारे से सीना तान के बाहर आया कि छीनने को तुम्हारे पास केवल नौकरी थी, हिम्मत और हौसला सब बचाकर हम ले आए। लेकिन अगर हम अभी सजग नहीं हुए तो हमारी नौकरी गई है। कल को अग्निवीर की बजाय शिक्षक वीर, कलम वीर, अधिवक्ता वीर सब आ जाएगा, और कोई परमानेंट नौकरी नहीं बचेगी। इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे सवाल व्यक्तिगत है ही नहीं। एक लक्ष्मण यादव को आपने बुलाया, आपने सम्मान किया, ये आपका बड़प्पन है साहब। मैं तो कह रहा हूं मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी इस परिसर में बैठे लोग संघर्षों में जीवन खपा दिए होंगे, वो सामने बैठे हुए हैं। तो ये आप हमें हिम्मत दे रहे हैं, आप हमें सम्मान दे रहे हैं, जो हम सर पे रख के ले जाते हैं, और फिर अब बेबाक होकर लड़ते हैं कि जब हमारे लोग हमारे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। तो ये एक चीज है। लेकिन करना केवल ये है कि अब इस लड़ाई को चैनलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। और सारी लड़ाई मनोवैज्ञानिक हो गई है।
वो हार रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। सच बोलने का काम प्रबुद्ध वर्ग का है। गांव में जाकर के बैठ के बताना होगा। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। हमारा देश अजीब सा देश है, किसी भी चीज़ पर मान लेता है। 5 किलो अनाज मिला तो प्रधानमंत्री ने कह दिया तुमने हमारा नमक खाया। अच्छा, तुम अपने फूफा घर से अनाज दे रहे थे, तुम्हारा नमक कैसे हो गया? वो नमक तो इसी किसान का है, इसी गरीब का है जिसने टैक्स के पैसे से वो अनाज खरीदा था। वो इसी जनता का पैसा है जो आप 5 किलो अनाज दे रहे थे, और जनता का पैसा और जनता को दे रहे थे। तो वो तो फ्री में दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को, और लाखों करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लूट रहे हो। इसका हिसाब कौन देगा? कैसे इस देश के लोगों को पता है? उसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहल जाला ना, ये आगे नाथ न पीछे पगहा। वो के करे बदे लूटी हैं, न बियाह कैले हवा न लइका बच्चा हवा, और जेकरे केहू ना है वो ये पूरे आजाद भारत का सबसे बड़ा लूट का धंधा चलावे वाला निकलल। ये बतावा गलत है कि सही है? इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी लूट आज तक इस देश में कोई हुई थी क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया की लूट। चंदा दो, धंधा लो, नहीं चंदा दोगे ईडी सीबीआई भेज देंगे। ये बात गांव वाला शायद नहीं पहुंचाना था। उसके व्हाट्सएप पर झूठ आती है, उसके व्हाट्सएप पर झूठ आता है, नमक को नहीं खैलिया वो उठवा वहीं दिया। हमारे लोगों को झूठ, क्योंकि शिक्षा को बर्बाद कर दिया, चेतना है नहीं तो झूठ फैला देते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस बात को गांव तक पहुंचाएं। ये हम और आपको करना है। तो अभी तो ये 48 घंटे की रणनीति अलग होगी, क्योंकि अभी तो युद्ध चल रहा है बड़ा वाला। इस युद्ध में साहब पहला केवल इम्तिहान ये है हाथ जोड़ करके। यहाँ तो जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, हम तो उनका समर्थन करने आए हैं, और हम तो अपील कर रहे हैं। पीडीए का नारा दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। देश में जब गठबंधन तोड़ा जा रहा था, ये आप लोग जान रहे हैं, फिर भी इस बात को गांव तक कैसे पहुंचा देना आखिरी समय में। वो जिले इलाही सदन में खड़ा होकर कह रहा है एक अकेला सब पर भारी, और उसके बाद इंडिया गठबंधन को तोड़ने में सारी ऊर्जा लगा दिया। कल तक जो नीतीश कुमार जो है परिवारवादी और ये वो थे, उनको सबसे पहले अपने मिला लिया। जिनको परिवारवादी कहते थे उनको बुला लिया। तमाम लोगों को इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जान फूंकने वाले नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन में जान फूंक दी। कल्पना करिए कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी नहीं बन पाई होती तो लड़ाई में ये धार आ पाती क्या? और उत्तर प्रदेश साहब नहीं जीत पाएंगे तो देश में कहां जीत पाएंगे? अब सबसे केंद्र है उत्तर प्रदेश। केवल 80 सीटों का मामला नहीं है, नैरेटिव यहां से चेंज होता है। उनको भी गुजरात से उत्तर प्रदेश में आके लड़ना पड़ा था, तो उत्तर प्रदेश स्वागत किया था, तो विदाई भी अब उत्तर प्रदेश करे, ये उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। और इसलिए इतना बढ़िया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन। उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद जन अधिकार पार्टी, तमाम पार्टियां, देश भर की पार्टियां इकट्ठी हो गई, इंडिया गठबंधन बन गया। और अखिलेश यादव जी ने जो कमाल किया है, संविधान बचाने की लड़ाई, आप पूरे विमर्श को देखिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने ही संविधान की ये लड़ाई बना दी। मौका उन्होंने दिया और इन्होंने उस मौके को गांव-गांव पहुंचा दिया। और आज आप भी अनुभव करते होंगे कि गांव में जो सामान्य आदमी है वो भी ये बात बोलता है कि यार सही बात ये, संविधानवा ना रही तो हमने का होई। केवल लड़ाई संविधान की बन गई है, इसलिए केवल संविधान। और मैं तो एक बात और कह दूं, बिना पार्टी का नाम लिए पूरी दुनिया में एक ही पार्टी है जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं, नीला झंडा उसका निशान है। वो पार्टी अगर लड़ती हुई नहीं नजर आई तो उस पार्टी के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम बाकी सब छोड़ करके भारत का संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इशारा आप समझ रहे हैं? जितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं, वो इस बार संविधान बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि जाति बिरादरी की सीमा को तोड़ करके हर व्यक्ति को एक करके संविधान के नाम पर वोट लें। इसी बात को आगे कहने की जरूरत है। और जब वो गठबंधन की बात आगे बढ़ रही थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक शब्द दिया पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। क्यों दिया? क्योंकि संविधान ने इन्हीं को तो हक दिया था। जाति के नाम पर आपसे भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम से आपसे गैर बराबरी नहीं होगी। तो जो पिछड़ गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको हिस्सेदारी और टिकट वितरण। अभी यही जौनपुर में खड़ा हूं, जौनपुर का समीकरण, यहाँ भी बड़े बड़े लोग पता नहीं किस किस रूप में आए,
लेकिन मैंने उस दिन जब तस्वीर देखा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी जब नामांकन करने आ रहे थे, तभी लग रहा था कि जौनपुर की फिजा बदल रही है। क्या गजब का वो पूरा दृश्य था। और उसके बाद यहां पर पीडीए, बगल की सीट मछली सर वहां पर पीडीए, और पीडीए सबसे बड़ा सूत्र हो गया। कल तक जो लोग कहते थे कि यादव मुस्लिम की पार्टी है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी जाति बिरादरियों को टिकट दे दिया। अगर हम सारे लोग एक हो जाएं, जो कि नेचुरली एक हैं, हम एक हो जाएं, तो आप आश्चर्य न मानिएगा भाई, वाकई बता रहे हैं, एक ही सीट उनकी जाएगी, वो क्योटो की होगी, बाकी सारी सीट हमारी लड़ाई की रहेगी। अगर ये हमारा फार्मूला चल गया, क्योंकि हमारे लोगों को झूठ बोल करके उसने झूठे ने अपने साथ लिया था। हमारे लोग अगर वोट ना दे तो उसकी सरकार ना बने। और हमारे लोगों को मिला क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मिला, लेटरल एंट्री मिली, 350 लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी और आईएएस बन गए, उसमें एक भी दलित पिछड़ा है ही नहीं। और तुम कहते हो कि हम पिछड़े ओबीसी मां के बेटे हैं। और जब ओबीसीओ ने कहा कि जाति जनगणना कराओ, तो तुमने कहा जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ जाता है। किस बात के आप वो हैं? तो आज आप देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण में मुसलमान, हिंदू, ये वो, और हमारे इंडिया गठबंधन के भाषण में हम आएंगे तो 30 लाख रोजगार देंगे, हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम आएंगे तो पेपर लीक रोकेंगे, हम आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? उनका एक पुराना नेता आया था 2004 के पहले, नौकरी में से पेंशन खत्म कर दिया, और ई वाला आया तो नौकरी खत्म कर दिया। पेंशन वाले कैसे लड़ाई लड़े? हमारे यहाँ आंदोलन जब दिल्ली में होता था तो हम लोग एक नारा लगाते थे, नौकरियों को खा गए और अच्छे दिन आ गए। नौकरी खा गए और वही अच्छा दिन आ गया। और इसलिए विमर्श को सामने रख दीजिए, अपने आप जनता समझ जाएगी। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, रोज सब। और यहां के मुख्यमंत्री की बात ही क्या करें, क्या हिंसक भाषा बोलता है ये नेता। और हमारे नेताओं की बात करिए, चाहे आप राहुल गांधी की बात करिए, अखिलेश यादव की बात करिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हमारा एक झारखंड का मुख्यमंत्री आज भी जेल में है, और जो तड़ी पार थे वो सब राजा बने बैठे हैं। कल्पना करिए, सरकार बदली अगर, तो संविधान के नाम पर फिर हिसाब तो होगा ना। एक शेर बड़ा मौजूद है कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। और उस संविधान के नाम पर गलत को गलत तो कहा जाएगा। इसलिए विमर्श देखिए, वो बोलते हैं तो केवल नफरत। और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ हम जैसे लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो भारत के संविधान की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, किसानों की एमएसपी देने की बात करते हैं। फलाने आए थे तो कहते कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा कितना हो गया? 2014 में 46,000 प्रति किसान कर्जा था, और आज 76,000 प्रति किसान। कर्जा माफ करना था, आमदनी दुगनी करनी थी, कर्जा दुगना हो गया, आमदनी इतनी खत्म हो गई कि कोई किसान अब अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता है। वो चाहता है जमीन बेच करके भी पढ़ाई कर ले, बच्चा कहीं जाके कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाए। और क्या बचेगा फिर? फसलें बर्बाद हो गई, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए ये इम्तिहान आखिरी इम्तिहान है साहब। चुनाव नहीं होंगे, और अगर होंगे तो रूस की तरह होंगे। 92 वोट पुतिन के पक्ष में पड़ा और 8 वोट इनवैलिड था, विरोध में कोई नहीं बोल सका। जो बोलेगा वो मारा जाएगा। कल तक उनका नंबर था, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, हम लोग नहीं बोले, शायद बोल पाए क्या, रोक पाए बुलडोजर? वो संविधान पर चल रहा था। इसलिए आखिरी फैसले की घड़ी है। और मैं आप लोगों को केवल ये बात गुजारिश कर रहा हूं कि जनता तक हम ही नहीं ये बात पहुंचाएंगे कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे, खाली पड़े पदों को भरेंगे, जाति जनगणना कराएंगे। इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो कहता है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। उनका मैनिफेस्टो सब झूठ बोलता है। इसलिए लड़ाई झूठ बनाम सच की है, लड़ाई लूट बनाम ईमानदारी की है। इसलिए अब इस लड़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। जब युद्ध चल रहा हो तो 24 घंटे हमें लगा देना चाहिए। आखिरी का, आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, और आज जौनपुर और मछली शहर का ही मामला नहीं है। हम चाहें
सोशल मीडिया ऐसी चीज है साहब, सोशल मीडिया से हम और आप अगर एक स्टेटस डालें ना तो उसका असर कई लाख लोगों के ऊपर पड़ता है। फोन घुमाएं साहब, यहां से बैठ करके फोन घुमाएं, और जिस दिन वोट पड़े निश्चिंत होकर के खड़े हो जाइएगा। वोट डालने के नाम पर कोई वोट लूट न ले हमारा, ये जिम्मेदारी हमारी है। आपको फर्रुखाबाद की वीडियो दिखी, एक बच्चा है 8 वोट कमल के फूल पर दबा रहा है। क्या ये बूथ कैप्चरिंग नहीं है? ये झूठ और लूट की सरकार दिल्ली वाली जाने वाली है। और आपके यहां भी तो वोट पड़ रहा है 25 मई को ना। मैंने एक नारा सोचा है, 25 मई भाजपा गई। सही है ना? 25 मई भाजपा, लेकिन वो तब जाएगी जब हिफाजत कर लेंगे। आपको याद है 2022 का चुनाव बहुत खेला हुआ था, लेकिन पूर्वांचल में जब आखिरी चरण आया तो एक एक आदमी लेके, लाठी की बात करूंगा नहीं क्योंकि हम लोग तो कलम वाले हैं, हमारी कलम ही उनकी लाठी पर भारी है। वो तलवार की बात करते हैं और हम कलम की बात करते हैं, लेकिन इशारा आप भी समझ ही गए होंगे। अगर सांप काटना छोड़ दे लेकिन फुफकारे न तो लोग ढेला मारने लगते हैं। अगर युद्ध में सामने से गोली चल रही है और आप भाला लेके खड़े हैं तो युद्ध आप नहीं जीत पाएंगे। क्रिकेट में के मैदान में फुटबॉल का नियम नहीं चलता है। जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझाएं नहीं तो कम से कम अपने साथ गलत भी तो ना होने दें। अगर हम वोट नहीं डाल पाए तो बताइए फिर किस बात की लड़ाई है, किस बात की मीटिंग है? हमारे गांव में पता चला, गांव में प्रधान क्या पुलिस जाके बैठ रही है, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी एक दिन खड़ा होकर के किसी बूथ पर कहेगा कागज दिखाओ किस नाम पर तुम इनका आई कार्ड चेक कर रहे हो। क्यों? वो आप बताइए, आपसे कोई पुलिस वाला उलझने का काम करेगा क्या? ये हमें जिम्मेदारी अभी निकालनी होगी। इसलिए बहुत इधर उधर की बात करने की बजाय ये अपने इंश्योर करना है कि 25 मई को वोटिंग कैसे हो जाए ईमानदारी से, और 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो और सजग रहना होगा। आपको याद है अमेरिका का राजा जिसका प्रचार करने यहाँ वाला राजा गया था, अब की बार फलाने सरकार यहाँ नारा लगाया और गया अमेरिका में उनका प्रचार कर दिया, अब की बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप चुनाव हार गया। इस देश में कोई प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का प्रचार करने जाता है? कहीं कि उसको दूसरा कोई काम ही नहीं आता, वो केवल प्रचार तो किया है आज तक। देश नहीं लूटने दूंगा, 16 लाख करोड़ रुपया एनपीए माफ कर दिया, और नया डेटा आया है कि 25 लाख करोड़ रुपया एनपीए माफ कर दिया है, नॉन परफॉर्मिंग इंडेक्स, और पूरा का पूरा कारपोरेट के हाथों में बेच दिया है। और अगर ये बात जनता तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो, और ये हमें भाषा नई आपको खोजनी होगी कि गांव वाला कैसे समझे संविधान खतरे में है, गांव वाला कैसे समझे कि क्या उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और क्या हमसे छीना जा रहा है। यह भाषा हमें आपको डेवलप करनी होगी, और इस बात को अगर गांव गांव तक पहुंचा गए और तब मुझे लगता है कि संविधान बचाने की लड़ाई को जीत पाएंगे। आखिर में केवल एक गुजारिश, वक्त काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा बातें करने का समय नहीं है। मैं एक आग्रह जरूर करूँगा, ये पूर्वांचल की मिट्टी से जब भी आते हैं तो एक अलग तरह की जुड़ाव और ऊर्जा महसूस होती है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा होगा जहां मुझे बुलाया नहीं गया। ये सम्मान इस मिट्टी ने दिया है, इसलिए जब पूर्वांचल की धरती पर आता हूं तो अपने आप लगता है कि घर लौट के आए हैं और घर से हिम्मत वापस लेकर के जाता है। तो एक पूरी आयोजन समिति और आप लोगों के सामने एक मेरा प्रस्ताव रहेगा कि चुनावी बातचीत है, चुनाव बीत जाएगा, संविधान हम बचा लेंगे, और हमें यकीन है हम बचा रहे हैं संविधान। हमें यकीन है कि वो झूठ और लूट की सरकार जा रही है, और अगर वो चली गई 4 जून के बाद तो इसी जौनपुर में एक अच्छा सा कार्यक्रम किया जाएगा, और वो कार्यक्रम भारत के संविधान के नाम पर होगा। पूरे दिन का कार्यक्रम किया जाएगा, हम आपके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आपसे सीखेंगे और आपसे अनुभव लेकर के आगे जाएंगे। अभी तो एक एक मिनट कीमती है। अभी इस बैठक के बाद तुरंत हम मछली शहर जाएंगे, आप लोग भी अपने अपने काम में लगेंगे, लेकिन अगले 48 घंटे एक एक मिनट कहीं फेसबुक पर लिखना हो। अब बताइए, आप लोग सब लोग सरकारी कर्मचारी, मैं तो प्रोफेसर था तो हमारे ऊपर तो वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू ही नहीं होता था। मैं तो कल अटेवा वालों की कम से कम 5000 लोगों की मीटिंग थी आजमगढ़ में। वो बेचारे कह रहे हैं कि नेता आजकल पीछे, हम लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं पुरानी पेंशन पर वोट डालो, लेकिन सबकी नौकरी खतरे में है ना। कोई नोटिस दे रहा है, किसी को कोई परेशान कर रहा है। अभी यही जो लोग आयोजन किए, जो लोग आए हैं, फोटो वोटो चली जाएगी तो परेशान करेंगे। इस परेशानी का एक आखिरी में एक मिनट और लूँ। एक किस्सा मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। एक बार एक आदमी मुर्गा खरीद करके ले आया, और सोचिएगा ये उसूलों की बात है, कितना डरेंगे साहब, और डर के क्या चला जाता है। मुर्गा ले आया तो उसने कहा कि मुर्गा
को जाके बोला कि मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें मार के खाऊंगा, लेकिन मैं बहाना दे रहा हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं। अगर तुमने कल बांग दी तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। बांग दी, बोले तो। अगले दिन जब सुबह हुई, मुर्गे ने बांग नहीं दी, लेकिन पंख फड़फड़ाए। फिर वो आदमी गया और मुर्गे के पास बोला कि अगले दिन अगर तुमने पंख भी फड़फड़ाया तो मैं मार के तुम्हें खा जाऊंगा। सुबह हुई, मुर्गे ने न बांग दी न पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने अपनी गर्दन लंबी कर दी। फिर तीसरे दिन वो आदमी उसके पास गया कि सुनो, अगर अब गर्दन भी लंबी किए तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। फिर चौथे दिन मुर्गे ने न बांग दी, न पंख फड़फड़ाए, न गर्दन लंबी की। फिर वो आदमी जाके बोला कि उसने कहा कि अब मैं चल के दिखाया। उसने कहा अगर चल के दिखाओ तो तुम्हें अब अंडा देना पड़ेगा। मुर्गा रोने लगा। आदमी ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो कहा कि आज मैं इसलिए मारा जा रहा हूं क्योंकि मुर्गा होकर अंडा नहीं दे सकता। मैं सोच रहा हूं कि मारा जाना ही था तो पहले ही दिन बोल करके मर गया होता तो कम से कम अपना जमीर जिंदा रहा होता। वो जो बोलने का समझौता मैंने कर लिया, मारा तो अब भी गया जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मारे वो भी जाएंगे जो आज इस गलत फहमी में है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। इसलिए जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसी उम्मीद, इसी फैसले के साथ कि हम सारे लोग संविधान बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत, हमारे तमाम महापुरुषों के सपनों का भारत, भारत के संविधान के भारत को बनाएंगे, बचाएंगे और झूठ और लूट की संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ 25 मई को इतना वोट डालें कि बीजेपी जाए और प्रबुद्ध लोगों, पढ़े लिखे लोगों, शिक्षक हैं आप, प्रोफेसर हैं आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, और हम सब की जिम्मेदारी है कि उस समाज का कर्ज चुकाएं जिसके उधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हम आप सबके इस सम्मान को सहेज कर ले जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें सम्मानित किया। आपके सम्मान को हम लेकर जाएंगे और 4 जून को हम हो सकता है साथ में खुशियां मनाएं कि जालिम तानाशाह का वक्त बदल गया और हम सब का एक नया भारत बना जो बाबा साहब के संविधान पर चलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।